बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.7 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है लेबर लेबर कॉस्ट। क्लास ये आपकी बुक में जो है स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, कॉस्टली इसको सही कर दीजिएगा, COSTS कॉस्ट, ठीक है। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली। जॉइंटली का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है ना। यहाँ पर जॉइंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शन का वर्ड यूज नहीं किया गया, जॉइंटली का वर्ड यूज किया गया। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एज द नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर क्या है, एन, ठीक है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, डी, ठीक है ना। डेज को रिप्रेजेंट किया गया डी से और नंबर ऑफ वर्कर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर एन से। इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 डेज इज 9,000, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर्स फॉर 20 डेज, ठीक है ना। तो क्लास देखें, ये फाइंड जहां से हमें फाइंड करना है ये तो लास्ट में हम करेंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए। तो हम पहले तो बना लेते हैं अपनी इक्वेशन। 9,000 तक हमें वैल्यू गिवन है फॉर फाइंडिंग ऑफ वैल्यू के। तो पहले तो हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगी इक्वेशन। तो हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेबर कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस किस के हैं। लेबर कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगाया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस किस से है, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि एन। नंबर ऑफ वर्कर को किससे रिप्रेजेंट करा है हमने, एन से, और किसके, एवरेज नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। इन दोनों के क्या है, कॉस्ट, लेबर कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ डेज के और नंबर ऑफ डेज के और लेबर, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर। ये क्या कह रहा है हमें, नंबर ऑफ वर्कर, एन फॉर नंबर ऑफ वर्कर एंड डी फॉर डेज, ठीक है। तो ये तो मेरे पास आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब मुझे इसको कन्वर्ट किसमें करना है, इक्वेशन में। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दूंगी और यहाँ पर लगा दूंगी के। ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। अब चूंकि मुझे तो यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की फाइंड करनी है। तो के पर यहाँ पर जो भी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड होती है तो मल्टीप्लाई, की बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर के से देखिएगा एन और डी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ कॉस से जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये डिवाइड हो गए, जबकि यहाँ पर के सिंगल रह गया। बस अब वही बात की के हमारा राइट साइड पे लिखा हुआ है और ये हमारा लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, जबकि हमें फाइंड क्या करना है, के करना है। तो बस इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, के को ले लेते हैं लेफ्ट पर और इस वैल्यू को ले लेते हैं राइट पर। के हमारा देखें लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर अब हमारा रह गया सी अपॉन एन डी, ठीक है ना। ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की है लेबर कॉस्ट, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 में हम यूज करेंगे इक्वेशन 1, लेकिन इक्वेशन 1 के लिए हमें क्या चाहिए, के चाहिए, और के हमें नहीं मालूम। तो हम सबसे पहले के फाइंड कर लेते हैं और के फाइंड करने के लिए हमें देखिए क्या क्या जरूरत है, कॉस्ट की, नंबर ऑफ वर्कर्स की और नंबर ऑफ डेज की। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। यहाँ देखें आगे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट इज 100, कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर, ठीक है ना। ये हमें वर्कर दिए हुए 100 क्या है, 100 वर्कर, और ये हमें डेज दिए हुए 15 डेज, और हमें कॉस्ट क्या गिवन है आगे 9,000। तो हम कॉस्ट की प्लेस में क्या रख देंगे, 9,000 अपॉन, जी क्या है 100 वर्कर, यानी कि हमें एन गिवन है 100 और मल्टीप्लाई बाय डेज हमें कितने दिए हुए हैं 15। तो यहाँ पर हम रख देंगे 15 क्योंकि आगे हमारा डी है। ये देख लीजिए मैंने सारी वैल्यूज को आपके सामने पुट कर दिया है। अब सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ पर 20 को
2 जीरो से कैंसिल, इस तरीके से हमने 2 जीरो को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखिएगा 15 के टेबल में 90 कब आता है, तो 15 6 हमारा क्या हो जाएगा, 15 1 द 15 एंड 15 6 द 90 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर k की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 6 आ गई, क्योंकि अपॉन में तो सिर्फ 1 बचा ना, 0 भी कैंसिल हो चुका है, 15 भी कैंसिल हो चुका है, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 है। जी, तो क्लास अब मुझे क्या फाइंड करना है, k तो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ तक। आगे लिखा हुआ है फाइंड द लेबर कॉस्ट, हमें लेबर कॉस्ट बतानी है, यानी कि c बताना है, जिसके लिए हमें वर्कर गिवन है और हमें डेज गिवन है। तो हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। तो लिखिएगा कंसीडर इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 मुझे क्या दी हुई है, c इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय n एंड मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है ना, ये मुझे गिवन है इक्वेशन 1। और अब इसमें मैं सारी वैल्यू को पुट कर देती हूँ, k पहले रखेंगे तो k मुझे कितना मिल गया है, 6 मिल चुका है। यहाँ पर मैं k की जगह पे क्या रख सकती हूँ, 6 रख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय n कितना जो है 300, जबकि डेज मुझे गिवन है 20। तो क्लास अब इनको सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, जो कि अपॉन में कोई भी वैल्यू नहीं है, सबके सब न्यूमिनेटर में, तो हमें सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाता है 3 2 6, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाता है 3 2 6, और आगे देखिए जीरो काउंट कर लिया करें, 1 2 3, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 0, ठीक है। अब यहां जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 6 6 36, हो जाएगा 36 1 2 3 30, ठीक है क्लास। तो ये मेरी कॉस्ट आ चुकी है, और ये किस में आई है, रुपीस में आई है, ठीक है ना। तो आगे हम लिख देंगे रुपीस, ठीक है ना। तो क्लास आ गए हम 18.7 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। जाहिर है कि जैसे कार जितनी महंगी होती चली जाएगी उसमें सेल्स टैक्स उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जितनी महंगी कार उतना ज्यादा टैक्स। तो यहाँ पर जो है टैक्स और प्राइस ऑफ अ कार जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जाहिर है कि कार की प्राइस के साथ साथ टैक्स भी साथ साथ बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। इफ अ न्यू कार इज परचेज्ड इन रुपीज 20 लाख, अगर नई कार जो है वो परचेज की जाती है 20 लाख की, 20 लाख की, देन सेल्स टैक्स, अच्छा यहाँ पर देन 2 दफा मैंने लिख दिया, एक मरतबा है देन सेल्स टैक्स इज रुपीज 40,000। तो सेल्स टैक्स कितना होगा, 40,000 सेल्स टैक्स उस पर देना होगा। हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज, अब ये पूछ रहे हैं कि कितना सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज होगा इफ द न्यू कार इज प्राइस्ड एट रुपीज 28 लाख, 28 लाख की अगर कार की प्राइस हो तो फिर उस पर हमें कितना सेल्स टैक्स अदा करना होगा। तो क्लास बना लेते हैं, पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा यहाँ तक जो हमारी वैल्यू गिवन है वो क्या है, वो हमें के फाइंड करने के लिए गिवन है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें प्राइस सॉरी सेल्स टैक्स मालूम करना है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन। और इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे बनाना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो यहाँ देखिएगा सेल्स टैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, प्राइस ऑफ अ कार के। सेल्स टैक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ठीक है ना, टी फॉर टैक्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये, प्राइस के। प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, किसकी प्राइस, कार की प्राइस। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, तो मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो इक्वल टू का साइन और दूसरा कांस्टेंट के। तो लिख लेते हैं हम के टी इज इक्वल टू के
मल्टीप्लाई बाय आगे किससे हो रहा है, पी से, ठीक है। या तो वो आ गई मेरे पास इक्वेशन 1। अच्छा, अब ये मेरे पास इक्वेशन आई है, मुझे सारी वैल्यूज इसी में रख के इक्वेशन जो है वो यूज करनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि मुझे के नहीं पता। पहले तो मुझे क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। और के फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो भी वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो रही होगी वो इधर शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, टी से प्राइस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मेरे पास बचा के को हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं, इसको राइट पे तो लिख लेते हैं। और के इज इक्वल टू टी अपॉन पी। जी, तो पहले हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, सेल्स टैक्स चाहिए होगा और मुझे प्राइस चाहिए होगी। तो वो यहाँ पर देखें गिवन है, ये देखें, ये प्राइस मुझे गिवन है 20 लाख। इसके अलावा सेल्स टैक्स भी मुझे गिवन है 40,000। तो मैं रख लेती हूँ, ऊपर मेरा आ जाएगा सेल्स टैक्स, ठीक है, और नीचे मेरा आ जाएगा प्राइस। तो सेल्स टैक्स मेरा यहाँ पर है 40,000, जबकि प्राइस मुझे कितनी दी हुई है, 20 लाख, यानी कि 20 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, टोटल जो जीरो है उसका ख्याल रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो नीचे आपने 6 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जरा देखें, यहाँ पर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि लास्ट के जो 4 जीरो है वो 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ये देखेंगे, मैंने 4 जीरो यहाँ से कैंसिल करे और नीचे से भी मेरे 4 जीरो कैंसिल हो गए इस तरीके से। अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर तो सिर्फ 4 रह गया और नीचे मेरे पास बचा 200, ठीक है। तो अब देखें, ये 200 जो है वो यकीनन 4 के टेबल में आएगा। तो हम डायरेक्टली इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा क्या होता है 20 और 0 का 0 आ गया, ठीक है ना। के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/50, ठीक है। के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1/50। नीचे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देखें, इतनी इतनी यहां तक जो वैल्यू मुझे गिवन थी वो किसके लिए थी, के के लिए थी। के हम फाइंड कर चुके हैं। अब आगे देखिएगा, हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज, कितना सेल्स टैक्स चार्ज होगा। यानी अब मैं इक्वेशन कौन सी यूज करूंगी, इक्वेशन नंबर 1। यही है ना टैक्स की इक्वेशन जो हमने फाइंड की थी। तो हम लिख लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है ना। और इक्वेशन 1 मेरी क्या है, T इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय पी। जी, तो अब देखें यहाँ पर के जो है वो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ आपके सामने, ये देख सकते हैं 1/50 के आ चुका है। और मुझे अब रखनी है प्राइस। प्राइस देखें यहाँ पर क्या दी हुई है मुझे, ये दी हुई है 28 लाख, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 5 जीरो है 28 के बाद। इस चीज का ख्याल रखिएगा, मुझे मालूम करना है सेल्स टैक्स। तो मैं रख देती हूँ पहले के की वैल्यू। के की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/50 और प्राइस हमें गिवन है 28 लाख। जी, ये लास्ट का जीरो देखें, लास्ट की जीरो से कैंसिल हो गया। अब मैं यही कैंसिल नहीं कर रही बल्कि मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। 1 देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 5 रह गया, जीरो कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर अब मेरा क्या बचा, 28, 1 2 3 4, अब 4 जीरो रह गए, एक जीरो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब मैं 5 के टेबल से इसको कैंसिल करने जा रही हूँ। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 28 में से 25 माइनस हो गए तो मेरा बचा 3। यहाँ पर देखिए 3 शिफ्ट हो जाएगा जीरो के पास, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। बाकी कितने जीरो रह गए, 1 2 3, 3 जीरो रिमेनिंग है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 56,000। 56,000 और ये किस में आएगा, रुपीस में आएगा ना।
तो आप रुपीस को यहाँ एंड में भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं, आर एस करके इस तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो आखिर में भी रुपीस पूरी स्पेलिंग के साथ लिखिएगा, अगर आखिर में लिख रहे हैं तो पूरी स्पेलिंग के साथ, और अगर स्टार्ट में लिख रहे हैं तो फिर आर एस करके आप शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, आपकी बुक में ना एक जीरो कम लगा हुआ है, तो वो रॉन्ग आंसर है। टोटल यहाँ पर 56,000 है, जबकि आपकी बुक में यहाँ पर एक जीरो कम दिखाया गया है, तो वो गलत आंसर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका राइट आंसर यही है 56,000। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई, नॉलेज में इजाफा हुआ, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। इसके अलावा ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और वो लोग जो कि आपके करीबी जान पहचान वाले हैं या आपके कोलीग्स हैं और जो पढ़ रहे हैं 9th और 10th की स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जरूर मेरी वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।